नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 10 का तीसरा टॉपिक जल संसाधन। दोस्तों, जल संसाधन के अंतर्गत हमारे देश के अंदर जल संसाधन की कमी के क्या कारण हैं और उसको हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं और जल के क्या क्या उपयोग हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टोरी पर ज़रूर शेयर करें तथा जितने भी ग्रुप हैं दोस्तों उसमें ज़रूर भेजा करें ताकि अधिक से अधिक दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। बहुत कम लोग ऐसे वीडियो को शेयर करते हैं, तो दोस्तों प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें। आओ शुरू करते हैं। ये बच्ची है पिंकी। पिंकी, क्या तुमने टीवी पर असम में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी? हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाई। रास्ते में जो कुछ आया बर्बाद कर दिया और बहा ले गई। ये पिंकी कहती है। असम में बाढ़ आने की से जो नुकसान हुआ उसके बारे में बच्ची कह रही है। असम में दोस्तों विशेष रूप से जो ब्रह्मपुत्र नदी है उससे बाढ़ आती है। हाँ चिंटू, मैंने देखा है। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है कि जल जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है, और इस पानी के बिना क्या करेंगे। मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उससे कारखाने में बहुत सारी चीज़ों के लिए काफ़ी जल की आवश्यकता होती है। क्या तुम जानते हो, मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। कारखाना भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा की हुई बिजली से चमकता है। अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियों और अन्य जल स्रोतों जैसे झरनों, झीलों, पोखरों और मरुद्यानों के आसपास क्यों बसता था। तो दोस्तों, मानव हमेशा से जल के स्रोत, नदी, नाले, झीलें, उनके आसपास बसता था ताकि उनको पीने के लिए और कृषि करने के लिए जल उपलब्ध हो सके। जैसा कि आप जानते हैं 3/4 धरातल जल से ढका है। दोस्तों, 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, तो 71% है। 3/4 कितना है? 75 होता है, लगभग 3/4 मान लो। परंतु इसमें प्रयोग लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। दोस्तों, अलवणीय जल मात्र और मात्र है 2.5% है, और उसमें भी हिमानियों का जल है, भूगर्भीय जल है, और बाद में दोस्तों 1% जल मानव के पीने योग्य बचता है। यह अलवणीय जल हमें सतही अफवाह और भौमजल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है, जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है। ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। जल दुर्बलता और जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता क्या दोस्तों, ये देखते हैं। जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए भी ये सोचना मुश्किल है कि हमें जल दुर्बलता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है, और हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके
संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती हुई पनिहारियों के चित्र चित्रित हो जाते हैं। ये सच है कि वर्षा, वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकतया जल की कमी, इसके अति शोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्बलता हो? हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्बलता, अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। तो दोस्तों, ये जल का असमान वितरण की वजह से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, कृषि क्षेत्र में क्रांति आई थी, हरित क्रांति, और भी क्रांति लानी है। ये दोस्तों किस प्रकार ये दे रखा है चित्र, वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी दोस्तों ये गंदा पानी बच्चा भर रहा है, पीने के लिए कोई पानी नहीं है। एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है, और दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य आता है। दोस्तों, तो भारत में बारिश होती है, कितनी होती है? 114 सेंटीमीटर होती है प्रत्येक साल की, ये आपको ध्यान रखना है। इजराइल में मात्र 25 सेंटीमीटर होती है, जितनी पश्चिमी राजस्थान में होती है, लेकिन फिर भी इजराइल के अंदर जल की कमी नहीं है और भारत में जल की कमी है। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा का जल नदी नालों में तेज़ी से बहकर समुद्र में चला जाता है, और जिससे वर्षा के बाद के लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी के होते हैं। और यही मूल कारण है कि देश में जलीय अभाव के लिए हम उचित प्रबंधन के द्वारा ही नियंत्रण कर सकते हैं। दोस्तों, जल जो आता है, वर्षा भी अच्छी खासी है भारत में, 114 सेंटीमीटर है औसत। तो क्या होता है, जल संरक्षण की समुचित तकनीक नहीं है और इस वजह से जल नदी नालों में बह के चला जाता है। ये दोस्तों ये चित्र दे रखा है, एक कश्मीरी अर्थक्वेक सर्वाइवर कैरीज वाटर इन दी स्नो ए डेवेस्टेड विलेज। तो दोस्तों ये कश्मीर में देखो ऐसे पानी ले जा रहे हैं बर्फ़ वाले क्षेत्र में, और ये पनिहारी है, पनिहारीन गड्ढे ली लाइन में देखो ऐसे खड़ी, कितनी लाइन लंबी लगा रखी इन्होंने। पानी की कमी, दुर्बलता, आपने टेलीविज़न विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं, परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेज़ी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, आप तो जानते होंगे, और विकास के अवसर प्राप्त हुए हैं। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी मल्टीनेशनल कंपनीज बड़े औद्योगिक घराने के रूप में फैली हैं। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है और उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है।
वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग है जल विद्युत से प्राप्त होता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भारत में जितनी भी विद्युत बनती है उसका 22% हिस्सा है जल विद्युत का है। और इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या, दोस्तों जो शहरों की संख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ रही है तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई है। यदि आप शहरी आवास समितियों और कॉलोनियों पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। दोस्तों शहरों के अंदर बहुत जगह नलकूप स्थापित हो गए जिनसे सप्लाई होती है पानी की। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है और इनकी कमी हो रही है। अब तक हमने जल दुर्बलता के मात्रात्मक पहलू की ही बात की है। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्बलता है और ये दुर्बलता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। दोस्तों पिछले कुछ वर्षों से ये चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट, रसायन, कीटनाशकों, कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है। दोस्तों काफ़ी प्रदूषित जल हो गया है। जैसे हम बोरवेल कराते हैं तो ज़मीन में भी कई बार खारा पानी आता है, फ्लोराइड मिलता है। नदियों के अंदर भी बहुत सारा प्रदूषण हो गया है जो मानव उपयोग के लिए खतरा है। भारत की नदियां, विशेषकर छोटी सरिताएं, जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई हैं और बड़ी नदियां जैसे गंगा, यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि, आधुनिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ा है और हर दिन गहराता जा रहा है और इससे संपूर्ण जीवन खतरे में है। ये दोस्तों रिपोर्ट है द सिटीजन्स 5th रिपोर्ट CSE 1999 की बात है। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक पारितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल प्रबंधन। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्व, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख और दस्तावेज रिकॉर्ड बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय, झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाई है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं। दोस्तों काफ़ी सारे बांध बनाए हैं हमने नदी बेसिनों पर, भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध। अब दोस्तों प्राचीन भारत की जलीय कृतियाँ कौन कौन सी हैं? ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के नज़दीक श्रृंगवेरा, ये दोस्तों क्या नाम है, श्रृंगवेरा वो जगह है, में गंगा नदी के बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। ये दोस्तों ईसा की 1 शताब्दी पहले की बात है। जैसे अब 2020 चल रहा है तो 100 साल और जोड़ लो, 2120 साल पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी में जो बाढ़ आती थी उसके लिए एक तंत्र विकसित किया गया था। अगला है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय वृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण किया गया।
कलिंग उड़ीसा, जो दोस्तों अशोक ने जीवन का अंतिम युद्ध लड़ा था कलिंग में और अपना हृदय परिवर्तित हो गया था। कलिंग नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटक, कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिले हैं और अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने, दोस्तों 14वीं सदी की बात है, जो इल्तुतमिश से इन्होंने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र या हौज खास बनाया था। सीरी फोर्ट क्षेत्र के अंदर जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनाया। ये दोस्तों कहाँ से लिया गया है किताब के अंदर, डाइंग विजडम CSE 1997 की बात है। ये दोस्तों हीराकुंड बांध है, उड़ीसा के अंदर है, महानदी पर है। आपको दोस्तों ध्यान रखना है हीराकुंड कौन सी नदी पर है, हीराकुंड महानदी पर है। बांध क्या है और हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक है। परंपरागत बांध नदियों वर्षा के जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। तो दोस्तों बांध किसे कहते हैं, बांध में क्या होता है, जैसे नदी आ रही है तो पानी इकट्ठा कर लिया पहले, फिर बाद में जब वर्षा नहीं होती उस समय सिंचाई के लिए इसका प्रयोग करते थे। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए ही नहीं बनाए जाते, अपितु इसका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौकायन और मछली पालन भी है। तभी तो दोस्तों हम कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। एक से अधिक उद्देश्य होते हैं उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहती हैं। तो दोस्तों पहले तो केवल सिंचाई के लिए बांध बनाते थे, अब सिंचाई के अलावा आपको ध्यान रखने हैं विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन, मछली पालन। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, जहां एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलज व्यास बेसिन में, ये दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध परियोजना बनाई है सतलज और व्यास नदी बेसिन पे। भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है। और इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। तो दोस्तों जो महानदी है परियोजना है हीराकुंड परियोजना, वो जल संरक्षण के काम आती है और बाढ़ नियंत्रण के लिए काम आती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती हैं। बांध का अर्थ है जलाशय से लिया जाता है, न कि इसे ढांचे से। दोस्तों जलाशय को बांध कहते हैं, बांधने को नहीं कहते हैं। अधिकतर बांधों में एक ढलवां हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर या लगातार बहता है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य और ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध और पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध, मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्यम बांध, उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों बांधों के विभाजन है, तो आपको समझाने के लिए ये स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। और जवाहरलाल नेहरू जी ने गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। तो दोस्तों ये सवाल कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे और पहले प्रधानमंत्री थे, इन्होंने बांधों को क्या कहा है, आधुनिक भारत के मंदिर कहा है।
और उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण, नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। और पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बने। दोस्तों, विरोध भी हो जाता कई बार। ये दोस्तों एक लोकप्रिय गीत है, लोकप्रिय भादो गीत है, मतलब भाद्रपद के महीने के अंदर ये गाया जाता है। दामोदर घाटी क्षेत्र दोस्तों, जो दामोदर नदी का क्षेत्र है वहाँ पर गाया जाता है। उड़ीसा वाले क्षेत्र में, उड़ीसा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जो शोक की नदी कही जाने वाली दामोदर नदी, दोस्तों दामोदर नदी शोक कहाँ लाती है, मतलब कहाँ बाढ़ लाती है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में बाढ़ लाती है और यहाँ से निकलती है, झारखंड क्षेत्र से निकलती है। नदी में बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं का वर्णन करता है। गीत के अंदर बोल हैं कि हमने आषाढ़ में फसलें बोई है, हम भद्रा में भादो लाएंगे। बाढ़ में दामोदर फैल गई है, नाव इसमें नहीं चलेगी। ओहो दामोदर, हम आपके पैर पड़ते हैं। बाढ़ का कहर कुछ कम करो, भादो 1 साल बाद आएगा और अपनी सतह पर नाव चलने दो। दोस्तों एक मार्मिक गीत है जो दामोदर नदी में बाढ़ आती है उसके बचाव के लिए। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है और जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा हो जाता है और जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है और बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशय द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती हैं, जो कालांतर में अपघटित होती हैं। अगला है दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध, नए पर्यावरणीय आंदोलन। जैसे दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ये कहाँ का है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का है, गुजरात एमपी वाले क्षेत्र में। टिहरी बांध आंदोलन उत्तराखंड का के कारण भी बन गए हैं और इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के वृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी ज़मीन, आजीविका और संसाधनों के लगाव और नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है दोस्तों, बाहर के लोगों को लाभ मिल रहा है, स्थानीय लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता है और ये परियोजनाएं बनने से स्थानीय लोगों को विस्थापित होना पड़ा है और उनको पर्याप्त मुआवजा भी नहीं मिलता है। बहुत कम रेट होती है दोस्तों, गवर्नमेंट रेट, और जो फिर मकान वगैरह सब छीन लेती है गवर्नमेंट और उसका मुआवजा नहीं मिल के वो विस्थापित हो जाते हैं। शायद जमींदारों और बड़े किसानों को या उद्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को गांव के भूमिहीनों को लीजिए, क्या ये वास्तव में ऐसी परियोजनाओं का लाभ उठाते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं उठाते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन ख़राब होती है। आप देखिए उनको। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तन कर दिया है, जहाँ किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं और इससे मृदाओं में लवणीकरण जैसी गंभीर पारिस्थितिक परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों अधिक खेती से क्या हो रहा है, जो मृदाओं में लवणीकरण आ रहा है, मृदाएं क्षारीय हो रही है और इस दौरान इसने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के लिए संघर्ष पैदा करते हैं। दोस्तों गुजरात में साबरमती बेसिन है, इसमें सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि साबरमती नदी गुजरात में बहती है तो
ये लोग शहरों में पानी दे रहे हैं तो गांव वाले ज़्यादा उग्र होके, क्योंकि उससे कृषि के लिए पानी मिलना कम हो गया। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की लागत और लाभ की बंटवारों को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आम हो गए हैं। दोस्तों कई झगड़े हैं जल बंटवारे के लिए, जैसे कावेरी नदी विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार के मध्य, कृष्णा गोदावरी विवाद है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है दोस्तों, एनजीओ है। एनजीओ किसे कहते हैं? तो कई लोग मिलकर जो संगठन बनाते हैं, जो सरकारी नहीं होता, उससे एनजीओ कहते हैं। जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। मूल रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बाद के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था, लेकिन हाल ही में इन आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास परियोजनाएं सुविधाएं दिलाना हो गए हैं, और लोगों ने सोचा कि उनको यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएगी और विस्थापित का शौक स्वीकार कर लिया। वे विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार से वे माला माल हो जाएंगे, और प्राय रिहिंद के उत्तरजीवियों ने बताया कि हमें बताया गया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया, परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद अब उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई है। पहले पूछते जा रहे कि हमें ही देश की कुर्बानी के लिए क्यों चुना गया। क्या आप जानते हैं सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए कि सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है। ये भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य कौन कौन से ध्यान रखिए आप, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान शामिल हैं। क्योंकि नर्मदा नदी एमपी से निकलती है, फिर एमपी से महाराष्ट्र में जाएगी, महाराष्ट्र से गुजरात में, और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों को भी जल दिया गया है, जालौर वाले क्षेत्र में। और सरदार सरोवर परियोजना है गुजरात के कितने गाँव हैं? 9400 गाँव और 173 कस्बे, और राजस्थान के 124 गाँवों के सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों की जल की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। ये दोस्तों वेबसाइट है, इस पर भी काफ़ी जानकारी है, www.sardarsarovar.org प्रोजेक्ट। तो दोस्तों देख लीजिए, आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा, ये दोस्तों विवाद है कृष्णा और गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना बांध है, और कोयना बांध का निर्माण ज्वालामुखी द्वारा हुआ है। कोयना जल विद्युत, दोस्तों ये कोयना नदी भी एक कोयना नदी है जो हमारी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई। तो दोस्तों जब इसने महाराष्ट्र सरकार ने बांध बना लिया, कोयना बांध बनाया था, तब इन्होंने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार ने आपत्ति की कि हमें पानी कैसे मिलेगा। इससे विवाद उत्पन्न हो गया, और इससे इन राज्यों में पड़ने वाली नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। तो इस तरह विवाद होते रहते हैं दोस्तों। अब ये चित्र है दोस्तों प्रमुख नदियाँ और बांध, भारत की प्रमुख नदी और बांध का चित्र है। ये पेरियार नदी है, पेरियार बांध है दोस्तों, ये केरला के अंदर है। ये कावेरी नदी है, मेट्टूर बांध है, तमिलनाडु में है। ये दोस्तों पोन्नयार नदी है,
ये कोयना डैम है, महाराष्ट्र में पड़ता है। कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा डैम, नागार्जुन सागर डैम आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों इसके अलावा गोदावरी नदी, प्रावरा डैम, ये महाराष्ट्र में प्रावरा डैम। फिर उसके बाद सरदार सरोवर डैम है नर्मदा नदी पर, नीचे ताप्ती नदी, ऊपर नर्मदा नदी। फिर ये राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध, जिसमें राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में है, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है। ये चंबल नदी पर है। कोटा बैराज राजस्थान में है। ये दोस्तों बेतवा नदी है जो गंगा में मिलती है, प्रायद्वीपीय भारत से जाती है। फिर यहाँ से देखते हैं महानदी उड़ीसा के अंदर है, हीराकुंड, जो दोस्तों महानदी पर बनाए गए हैं उड़ीसा के अंदर। ये रिहंद परियोजना है। ये कोनार डैम है। दोस्तों आपको ध्यान रखना कितने सारे डैम है ये पचैत बांध है, मैथान डैम है, दामोदर नदी है, तेलैया डैम है। ये सोन नदी दोस्तों साउथ से जाती है, ऊपर से गंगा आ गई, गंडक नदी, घाघरा नदी। ये कोसी आ रही दोस्तों, ये नेपाल हिमालय से बिहार में बाढ़ लाती है। घाघरा, फिर बाद में शारदा आ गई। इधर ये टिहरी बांध दोस्तों उत्तराखंड के अंदर है, गंगा आ गई यहाँ। ये नरोरा डैम है, यूपी के अंदर है। और यमुना नदी आ गई, दिल्ली इसके किनारे बसा हुआ है। चंबल आ गई यहाँ। ऊपर व्यास नदी है, बागड़ा नगल परियोजना है, व्यास नदी पर ही है दोस्तों, सतलज व्यास पर है। और यहाँ देखें दोस्तों ये सांगपो नदी, जिसको हमारे ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी कहते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से कैलाश मानसरोवर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, फिर तिब्बत में सांगपो नदी के रूप में बहती है। और अरुणाचल प्रदेश में एक नामचा बरवा पर्वत है, यहाँ एक यू घाटी में बहती है और एक बड़े गोर्ज का निर्माण करते हुए। फिर यहाँ इसको दिबांग नदी कहेंगे, दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में। फिर ब्रह्मपुत्र, यहाँ बहुत सारी गुम्फित नदियों का निर्माण करती हैं। फिर बांग्लादेश में जाती हैं। और बाद में गंगा और जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी मिलके मेघना नदी कहलाती है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को पद्मा नदी भी कहते हैं। फिर दोस्तों इसके अलावा ऊपर कौन से बांध है वो देखते हम, कुछ रह गए हमारे ऊपर दोस्तों। ये सिंधु नदी है, फिर उसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी नदी, सतलज नदी, ऊपर व्यास रह गई। ये सारी सहायक नदियाँ हैं। ये जो 5 नदियाँ हैं, कुछ भारत में बहती हैं थोड़ी देर, बाद में पाकिस्तान में चली जाती हैं। फिर सलाल प्रोजेक्ट दोस्तों ये बना हुआ है जम्मू कश्मीर में। इस तरह दोस्तों ये भारत की नदियाँ और डैम है, आपको इनकी लोकेशन ध्यान रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्य में विफल हो जाने पर हुई है। और ये एक विडंबना ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, उनके जलाशयों में तलछट जमा हो जाने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। और अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और विकट हो गई। दोस्तों बाढ़ कई बार जो बांध है ये नुकसान भी करते हैं, क्योंकि जब पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो पानी छोड़ना पड़ता है ताकि बांध फूट न जाए और उससे बाढ़ आती है। और इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ, अपितु वृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। और दोस्तों मृदा अपरदन तो होता ही होता है जब पानी जाएगा ज़्यादा मात्रा में। सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन जल से होता है, उसके बाद वायु से,
बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ ये है कि तलछट जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदान तक नहीं पहुंचती और जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ रही है। दोस्तों, भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ रही है और यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है। जब दोस्तों भूकंप भी आएगा और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां और फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलाते हैं। अगले है वर्षा जल संरक्षण। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते हैं। लोगों की वर्षापत्ति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था और उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकी परिस्थितियों और उनकी जो जल की आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों ने गुल, ये दोस्तों तकनीक है, गुल अथवा कुल, पहाड़ी लोगों ने क्या कर गुल अथवा कुल, ये पश्चिमी हिमालय में है, जैसी वाइकें बना ली। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इस सवाल पूछा जा सकता है गुल या कुल क्या है। गुल और कुल पश्चिमी हिमालय के अंदर वाइकें नदी धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई जाती है। दोस्तों ये गुल और एक कुल, हिमालय क्षेत्र में लोग क्या करते हैं, जो नदी की धाराओं में परिवर्तन करके खेतों में सिंचाई के लिए जो रास्ता बनाते हैं, सिंचाई करते हैं गुल और कुल से। पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्र करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। दोस्तों काफ़ी साल पहले छतों पर वर्षा जल का संग्रहण करते थे। जो छत से क्या करते थे, वो टांका बनाते थे, उसके अंदर पानी पाइप जोड़ दिया। जो पहली बारिश होती थी उससे तो जो साफ़ हो जाता था छत, उसके बाद में उसको टांके में भर लेते थे और पूरे साल दोस्तों ये पानी पीने में काम आता था। और इस पानी को पालर पानी भी कहते थे, आज भी कहते हैं पालर पानी। और पालर पानी यानी वर्षा जल है दोस्तों, सर्वाधिक शुद्ध माना जाता है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएँ बनाते थे और शुष्क और क्या बनाते थे, पश्चिम बंगाल बाढ़ जल वाहिकाएँ शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्र करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के ज़िले जैसलमेर में खड़ीन और अन्य क्षेत्रों में जोड़ इसके उदाहरण हैं। दोस्तों जैसलमेर में तो जो खड़ीन अपने होते हैं, कुएँ होते हैं और कृषि का तरीका होता है खड़ीन कृषि। और जोड़ दोस्तों जो शेखावटी क्षेत्र है, यहाँ पर कुओं को जेड़ बोलते हैं। जोड़ कहाँ बोलेंगे, शेखावाटी में बोलेंगे। और शेखावटी में कुओं को जोड़ बोलते हैं, जैसलमेर में खड़ीन बोलते हैं। ये दोस्तों देश के बाढ़ संभावित क्षेत्रों में विषय में जानकारी। ये क्या कह रहा है, हैवी रेन्स ड्रोन्स कोलकाता। देखो ये कलकत्ता के अंदर इतना बाढ़ आ गई, इसमें देर का अंग्रेजी अखबार में फ्लड। ये दोस्तों किस प्रकार बचाव कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से। तो बाढ़ से दोस्तों इतना भारी नुकसान होता है, कई क्षेत्रों में बाढ़ आती है, जिनके यहाँ आती है उन्हें तो पता होगा। हमारे यहाँ दोस्तों सूखा ज़्यादा पड़ता है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में सूखा ज़्यादा है। राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। आज भी ये दोस्तों, पर आज कम में, पहले ज़्यादा होते थे। और इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है
और फड़ौदी के अंदर दोस्तों जो ये घर में टांका होता है वो 6.1 मीटर गहरा, 6 मीटर दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है, करीबन 20 फुट, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। और टांका यहाँ का सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न तरीका क्या था, अभिन्न हिस्सा होता है। और जिससे क्या करते हैं, मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था और वे घरों की डलमा छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते थे। दोस्तों ये घर की जो डलमा छत होती है उससे पाइप द्वारा जुड़े होते थे और छत से वर्षा का पानी इन नलों में होकर भूमिगत टांके तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। और वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और इसे संग्रहित नहीं किया जाता था। और इसके बाद होने वाली जो वर्षा का जल होता है उसे संग्रह करते थे। दोस्तों ऊपर देखते कुछ रह गया हमारा टॉपिक। ये बच्चे क्या कर रहे हैं, आर यू ए वाटर हार्वेस्टर, मतलब क्या आप जल संग्रहित कर रहे हो। ये बच्चे किस प्रकार छाता लेकर जल संग्रहित कर रहे हैं। दिस मानसून जॉइन अस इन कंटिन्यू द रेन ड्रॉप। दोस्तों बच्चे बेकार पड़े कुएं के माध्यम से पुनर्भरण, ये घर के ऊपर पानी इकट्ठा हो रहा है, इसको पाइप के द्वारा ये बेकार पड़े कुएं के अंदर वापस पानी ज़मीन में जा रहा है और इससे जल का पुनर्भरण हो रहा है। दोस्तों कितनी अच्छी बात है ये, इस तरह ये होने चाहिए, पर कई लोग आजकल करते नहीं यार, ज़्यादा मॉडर्न हो गए अब। ये दोस्तों क्या बता रहा है कि पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके जो छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है, रेत और ईंट का प्रयोग करके जल का छनन होता है। दोस्तों क्या करते हैं, जो पहले क्या करते थे, जैसे टांका बना दिए, गोल गोल टांका बनाते थे, इस तरह टांका बनता था और इसके चारों तरफ एक ऐसी बाउंड्री बनाते थे और यहाँ क्या करते, मिट्टी या मुड़ से इसके लगभग जितना टांका चौड़ा उससे भी ज़्यादा चौड़ी इस तरह बनाते थे, मुड़ डाल देते थे यानी मिट्टी डाल देते और जिसमें पानी छनके और इस टांके में वर्षा जल इकट्ठा हो जाता था। आज भी करते हैं, हमारे घर पे आज भी है। रेत और ईंट का प्रयोग करके जल का छनन किया जाता है और भूमिगत पाइप के द्वारा, दोस्तों जो भूमिगत पाइप के द्वारा क्या होता है, जल हौद तक ले जाया जाता है और जहाँ से इसे तुरंत प्रयोग किया जा सकता है। और हौद से अतिरिक्त जल क्या आता है, कुएं तक ले जाया जाता है। दोस्तों हौद के अतिरिक्त जो जल होता है कुएं तक ले जाया जाता है और कुएं का जल होता है भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कुएं का जल होता है वो क्या करेगा, भूमिगत जल का पुनर्भरण करेगा और बाद में इस जल का उपयोग, दोस्तों बाद में इस जल का उपयोग किया जा सकता है। ये क्या कह रहा है कि वर्षा जल संग्रहण की जो पारंपरिक विधि है, इस तरह पानी इकट्ठा करते थे। ये एक कुल से वर्तुल ग्रामीण तालाब बनता है। एक काजा गांव का चित्र है दोस्तों, और ज़रूरत पड़ने पर पानी छोड़ भी सकते हैं। और दोस्तों जो टांके के अंदर जो वर्षा जल होता है अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है और वह इसे जल की कमी अथवा ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। और वर्षा जल अथवा पालर पानी, दोस्तों जो वर्षा जल है जिसे हम पालर पानी कहते हैं, जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। और कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि
जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था और जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। दोस्तों कई लोग अंडरग्राउंड बनाते थे और उससे क्या करते थे, तो टांके के साथ में, टांका ज़मीन के अंदर होता था, जैसे ज़मीन में टांका है, ठीक है, इसमें पानी भरा है, इसके साथ में ये अंडरग्राउंड बना लिया या अंडरग्राउंड बना लिया, तो यहाँ जो इसमें जो ठंडक है पानी की, और इससे ये अंडरग्राउंड ठंडे रहते थे। ये दोस्तों ये रोचक तथ्य है। मेघालय की राजधानी है शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। दोस्तों छत वर्षा जल प्रचलित है, ये रोचक भी है दोस्तों। रोचक क्यों है? ये रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी है और मौसिनराम है जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी और मौसिनराम में विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। शिलांग से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों मौसिनराम और चेरापूंजी जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है वो शिलांग से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह शहर पीने की जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है और शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। यानी दोस्तों छत पर वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकताओं की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति जो छत जल संग्रहण व्यवस्था से ही होती है। ये दोस्तों जो जितनी जल आवश्यकता है उसकी कुल मांग के अनुसार 15 से लेकर 25% हिस्से की पूर्ति है जो छत जल संग्रहण की व्यवस्था से होती है। और ये चित्र दे रखा है किस प्रकार दोस्तों ये पड़ोसी की छत से ये जल संग्रहित कर रहे हैं टांके में। छत जल संग्रहण थार के सभी शहरों और गांवों में प्रचलित था और वर्षा जल जो कि घरों को ढालू छतों पर गिरता है उस पाइप द्वारा भूमिगत टांके में अंदर ले जाते हैं। भूमि में गोल छिद्र और जो मुख्य गुरुत्व आंगन में बना होता है और ऊपर दिखाया गया चित्र दर्शाता है कि जल पड़ोसी की छत से एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जाता है और यहाँ पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल को एकत्र करने के लिए किया जाता है। चित्र में एक छेद दिखाया गया है जिसके द्वारा वर्षा जल भूमिगत टांके में चला जाता है। तो दोस्तों को ज़रूरी नहीं कि पड़ोसी की छत से हम टांके के अंदर जल लें, तो हम हमारी खुद की छत से भी ले सकते हैं। पहले दोस्तों पड़ोसियों में बहुत प्रेम हुआ करता था, अब ऐसा होता नहीं है। अब यदि ऐसा कर लें तो लट बजते हैं। अब दोस्तों ये बांस ड्रिप प्रणाली क्या है, देखो इस तरह ये बांस से खेती हो रही है। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 साल पुरानी विधि है दोस्तों। और लगभग 18 से 20 लीटर एक सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाता है। यानी जो बांस का पाइप इसमें जल इकट्ठा कर लिया और फिर बाद में जहाँ हमारे को सिंचाई करनी है वहाँ इसको बूंद बूंद सिंचाई करके कृषि कर सकते हैं। अतः दोस्तों अंत में पानी का बहाव होता है 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। लास्ट में क्या करते हैं, जो पानी का बहाव है 20 बूंद से लेकर 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। चित्र में क्या दे रखा है, एक के अंदर पहाड़ी शिखरों पर सदा झरनों की दिशा परिवर्तन करने के लिए बांस की पाइपों का उपयोग किया जाता है और इन पाइपों के माध्यम से जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ से निचले स्थानों तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों झरने में क्या कर दिया, ये पाइप लगा दिया और बाद में नीचे ले गए सिंचाई के लिए पानी। दोस्तों दूसरा चित्र है, तीसरा चित्र है, इसमें देखते हैं इसमें क्या है। बांस से निर्मित चैनल से पौधे के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है और पौधे तक बांस पाइप से बनाई वे बिछाई गई विभिन्न जल शाखाओं में जल वितरित किया जाता है। ये पानी इकट्ठा कर लिया, ऊपर से पानी आ गया और नीचे फिर कृषि कर लेंगे।
और पाइपों में जल प्रवाह की स्थितियों को परिवर्तन करके किया जाता है। और चित्र 4 में है ये दोस्तों, सड़क से ऊपर से पाइप ले जाते हैं ऐसे ऊंचाई से। यदि पाइपों को सड़क पार ले जाना हो तो उन्हें भूमि की ऊंचाई से ले जाया जाता है। इस तरह होती है सिंचाई दोस्तों। और 5 और 6 नंबर चित्र में क्या है, संकुचित किए हुए चैनल सेक्शन और पर्यावरण इकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है। और अंतिम चैनल सेक्शन में पौधे की जड़ों के निकट जल गिराया जाता है। और लास्ट में क्या करते हैं, पौधे की जड़ के निकट पानी गिराएंगे। ये संकुचित किए हुए चैनल में होता है ऐसा, जिससे पौधे बड़े हो जाएंगे। अब इसमें क्या बताया गया है, ये दोस्तों ये किसी गांव का चित्र है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। और इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु वृष्टि छाया प्रदेश में आता है और यहाँ वर्षा कम होती है। और तमिलनाडु में वर्षा होती है दोस्तों, वो होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से, जब लौटता हुआ मानसून है उससे वर्षा होती है और वो कम मात्रा में होती है। इसलिए तमिलनाडु शहर के अंदर लगभग पूरे तमिलनाडु में जो जल की कमी है, इस वजह से तमिलनाडु सरकार ने नियम निकाल दिया कि सबको जो वर्षा जल संग्रहित करना होगा और अपने छत पर ये सिस्टम बनाना होगा। 10 बराई के साथ यहाँ संग्रहण दक्षता है 80% है, जहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 जो मीटर जल का संग्रह और उपयोग कर सकता है। और 200 घरों द्वारा जो हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जल संग्रहित किया जाता है। ये किसी गांव का दृश्य है दोस्तों, कुछ छूट गया हमारा ये दोस्तों छूट के एक बार देख लेते हैं हम। ये दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में, एक मिनट, ये तो हमने पढ़ लिया है। ये दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में जो छत वर्षा जल संग्रहण की रीति है, इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर से पानी मिल गया गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर तक, इसलिए जो छत से वर्षा जल संग्रहित करने की रीति कम हो रही है। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। दोस्तों गाँव के अंदर आज भी लोग टांकों में जल संग्रहित करते हैं, पालर पानी इकट्ठा करते हैं। और सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी इलाकों में जल संग्रहण का ये तरीका और संग्रहण का ये तरीका प्रयोग में लाया जाता है। कर्नाटक का जो दोस्तों मैसूर डिस्ट्रिक्ट है स्थित एक सुंदर गांव है, इसका नाम है गंडाथुर। गंडाथुर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। और गांव के लगभग 200 घरों में ये व्यवस्था है। और हर इस गांव में क्या दोस्तों वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित है। और ये जो गंडातुर गांव है मैसूर का, इसको आसपास गांव में ये लोग कहते हैं वर्षा जल संपन्न गांव कहते हैं, सभी लोग जानते इस नाम से। और यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र 3.4 में देखें। और इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 mm वर्षा होती है, 1000 mm वर्षा होती है। काफ़ी अच्छी वर्षा है दोस्तों यहाँ भी। ये हमने देख लिया है, इतना वो 50,000 लीटर जल का संग्रहण और उपयोग कर सकते हैं प्रत्येक घर में। 10 लाख लीटर जल का एकत्र करते हैं दोस्तों ये। दोस्तों इसी के साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं जल की कमी से अप्रभावित कौन सा है।
और प्रभावित कौन सा है? अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा परंतु प्रदूषित जल क्षेत्र, कम वर्षा और कम जनसंख्या। दोस्तों ये है जो अधिक वर्षा परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र है, ये जल की कमी से प्रभावित हैं, क्योंकि वर्षा तो ज़्यादा हो रही है लेकिन प्रदूषित है तो पानी कैसे पिएंगे वो। और जल से अप्रभावित है उसके अंदर दोस्तों ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र और अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र और कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो कौन सा तर्क दोस्तों नहीं है वो देखते हैं हम। बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहाँ जल की कमी है, ये भी सही है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं, तो दोस्तों ये भी सही है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है, ये दोस्तों काफ़ी हद तक गलत है, क्योंकि विस्थापन तो होता है लेकिन उनको गवर्नमेंट प्रयास करती है रोज़गार देने की, और आजीविका तो ख़त्म नहीं होगी, आजीविका तो बढ़ेगी दोस्तों। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती हैं, ये भी सही है। और ये दोस्तों यहाँ कुछ गलत वक्तव्य दिए गए हैं और इनमें से गलत को पहचानें और दोबारा लिखें। शहरों में बढ़ती संख्या, उनकी विशालता, सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली में जल संसाधनों का सही उपयोग में मदद की है, तो दोस्तों इससे मदद नहीं हुई, इससे तो नुकसान हुआ। शहर की बढ़ती जनसंख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या और शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों को बर्बाद किया है। और नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट प्रभावित नहीं होता, सही है दोस्तों। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर भी किसान नहीं भड़क गए थे किसान दोस्तों। ये दोस्तों प्रभावित होता है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया आपको। नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव प्रभावित होता है, क्योंकि ये गलती है, इनको सही करके लिखना है, सारे गलत हैं। और आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रहित लोकप्रिय हो रहे हैं, तो दोस्तों ये कम हो रहा है लोकप्रिय, ये तो हमारे लिए चिंता की बात है। इसके बाद ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हैं, इनको देखते हैं। व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। तो दोस्तों जल नवीकरण योग्य संसाधन है क्योंकि जल होता है दोस्तों कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि वर्षा आती है, वर्षा के बाद क्या होगा, वर्षा ज़मीन पर पानी पड़ेगा और कुछ तो हम उपयोग कर लेंगे, कुछ जो नदी नाले समुद्र में पानी जाएगा वो भाप बनेगा, भाप बन के ऊपर जाएगा, फिर बाद में जब गर्मी पड़ेगी, जब भाप वाष्पित होगी और वापस वर्षा करेगा, इस प्रकार ये वर्षा का रोटेशन चलता रहता है जल का। जल दुर्बलता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है, ये दोस्तों हमने ऊपर पढ़ लिया है। और बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें तो दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजनाओं से काफ़ी लाभ होते हैं, क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से सिंचाई के अलावा, कृषि के अलावा पीने का पानी, विद्युत, मत्स्य पालन, पशुपालन, बहुत सारे उपयोगों में इसका प्रयोग होता है। और हानि दोस्तों, एक तो यहाँ जो लोग रहेंगे इन क्षेत्रों में, क्योंकि इनका जो विस्तार होता है बहुउद्देशीय परियोजनाओं का काफ़ी ज़्यादा, कई किलोमीटर में होता है, 100 किलोमीटर तक, तो इससे दोस्तों जो नज़दीक गांव है उनको खाली करना पड़ता है और उनको विस्थापित होना पड़ता है, उनकी आजीविका ख़त्म होती है। इसके अलावा जब बारिश आती है मान लो, तब इन बांध खोलने पड़ते हैं, और बांध खोलेंगे तो क्या होगा, ये जो निचले क्षेत्र हैं तो बाढ़ आने का खतरा भी बढ़ जाता है। और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए, ये आपको खुद को करने हैं। राजस्थान में अर्ध शुष्क क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। हमने पढ़ा था दोस्तों
ये जो टांका बनाते हैं और छत से वर्षा जल संग्रहित करते हैं। और परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण और भंडारण किस प्रकार किया जा सकता है दोस्तों, ये भी कर सकते हैं। ऊपर देख लिया हमने दोस्तों। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है जल संसाधन का, ये कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।